कि जब भी नीचे कोई 5 रहे तो सर उसको 10 में 100 में 1000 में ऐसे कन्वर्ट कर देना, जो तो नियरेस्ट हाँ, 10 है उसका। हाँ, जैसे 7/5 है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 14/10, तो ये कितना हो जाएगा 1.4। ओके, अगला क्वेश्चन। चलो ये मैं सब कुछ समझा देता हूं अच्छे से, वैसे मैंने तुमको समझा दिया है एक बार। चलो क्वेश्चन आएगा, करते जाएंगे, है ना। जिन लोगों का थोड़ा बहुत छूट गया है ना बेसिक, वो दोबारा करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो याद है, मैं एक बार ठीक से बता देता हूं, कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होता है अगर उसके डिनोमिनेटर में, अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सिर्फ आपको या तो 2 मिले, या तो 5 मिले, या तो 2 एंड 5 मिले, तो काम चल जाएगा। इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा। यहां पे मान लो न्यूमरेटर है, तो ऐसे केसेस में ये टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज बताता हूं, जैसे अगर बोला कि 2/15, अब आपको पूरा का पूरा फ्रैक्शन नहीं देखना है, पूरा का पूरा सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखा सकता है, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 into into 5। 5। अब देखो हम आपको क्या बोले कि डिनोमिनेटर में या तो 2 चलेगा, या तो 5 चलेगा, या तो 2 और 5 दोनों चलेगा, लेकिन यहां पर कौन आ गया है 3। तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? टर्मिनेटिंग कब होता है, जब 2 और 5 या 2 एंड 5 आ जाए। बताओ सर ये टर्मिनेटिंग पॉसिबल कब है होगा? कि सर अगर इन 2 और 5 में से एक नंबर इनमें से आ जाए और एक कोई दूसरा नंबर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। याद हो गया, डिनोमिनेटर में यस 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। सर यस सर। हाँ बस याद हो गया। और सिर्फ 2 और 5 रहे डिनोमिनेटर में तो भी सर टर्मिनेटिंग। तब टर्मिनेटिंग। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, है ना, 3/5 15 है, तो अगर मान लो काट भी दे तो क्या बचेगा 1/5, और सिर्फ नीचे क्या है 5, तो सिर्फ 5 है ना, तो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। चलो दूसरा वाला देखते हैं, इसे काटो, ये आ गया 6/7, नीचे में 7 आ गया, नीचे में 7 नॉन आ गया, टर्मिनेटिंग। तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था 2 और 5, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। चलो इसको काटो 25, अब काटन 5 125 को क्या लिख सकते हो 5 into 5 सर into 5, 5 into 5 into 5। सर ये यानी टर्मिनेटिंग सिर्फ है। 5 भी चलेगा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। और यहां पे देखो 19/21 को क्या लिख सकते हैं 3 into 7, तो क्या नॉन 3 और 7 से टर्मिनेटिंग। काम चलेगा? 3 और 7 नो हमको सर। नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 चाहिए, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है लॉजिक? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। डिनोमिनेटर में अगर तुमको कभी बोला कि किसी भी फ्रैक्शन को देख करके बताइए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, जो तुम्हारे बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, समझे? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो लोग आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर पाए हैं अब तक, मैं उनको एक चीज बता देता हूं। कभी भी अगर फ्रैक्शन को देख करके, याद रखना, कभी भी अगर फ्रैक्शन को देख करके बता रहा है कि हमको बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमको यही नहीं पता कि टर्मिनेटिंग क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, बता देता हूं, है ना, मैं समझा देता हूं। जैसे अगर 3/4 को आप डिवाइड करो, कितना आएगा, जस्ट डिवाइड 4/3, व्हाट विल यू विल गेट 0.7 0.75। हो गया। 0.75। हाँ तो 2, फिर 0 आ गया तो 5, दैट मीन्स 0.75।
इसके बाद डिवीजन हो सकता है क्या? नहीं ना? नो सर। है ना? इसका मतलब डेसिमल के बाद एक स्पेसिफिक डिजिट आने के बाद बात खत्म हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है चीजें खत्म हो गई, है ना? एक तुम लोगों ने रेलवे स्टेशन से ट्रैवल किया होगा, मैं तुमको एक दो तीन एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना। जैसे मैं पटना का हूं, तो पटना में ना 3 रेलवे स्टेशन है, मैं तुमको बताता हूं। जैसे एक वहां पर है दानापुर स्टेशन, याद रखना दानापुर स्टेशन है। एक है पटना जंक्शन, ठीक है? और वहां पर एक वर्ड है राजेंद्र नगर नगर टर्मिनल, ठीक है? ये तीनों एक रेलवे स्टेशन का नाम है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं रेलवे वाले क्या दिमाग लगा करके स्टेशन बनाते हैं, उसके आगे जंक्शन लिखते हैं और उसके आगे टर्मिनल लिखते हैं? क्या मन करता है इसलिए लिख देते हैं? इसके पीछे का लॉजिकल होता है। तुम लोग और भी, मैं बता रहा हूं, आज के बाद कभी रेलवे ट्रैवल करना तो तुम एक और वर्ड देखोगे हॉल्ट करके, है ना? जैसे पटना में एक और जगह है, जब आप कभी जो छोटा सा स्टेशन है सचिवालय, है ना, मान लो ऐसे करिए सचिवालय, और उसका नाम है हॉल्ट, ठीक है? तो आप समझो हॉल्ट का मतलब क्या होता है, स्टेशन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, और टर्मिनल का मतलब क्या होता है? किसी को थोड़ा बहुत पता हो तो बता सकता है। सर टर्मिनल तो वो जहाँ पे जाके ट्रेन फिर रुक जाएगी। ओह वेरी गुड। एक बहुत अच्छी बात उसने बोली कि सर टर्मिनल मतलब लास्ट स्टॉपेज। इसीलिए तुम देखना पटना की ज्यादातर ट्रेनें, रेलवे स्टेशन का टर्मिनल है राजेंद्र नगर टर्मिनल, मतलब यहां पर ये लास्ट स्टॉपेज है, लास्ट स्टेशन है ना? ये स्टॉपेज बोल दो, ठीक है? तो ट्रेन का जो लास्ट स्टॉपेज है, स्टॉपेज भी नहीं, एक तरह से मान लो लास्ट स्टेशन है, मतलब जहां पर ट्रेन जाकर के खड़ी हो जाएगी, यानी कि एंड वाला पॉइंट है कि नहीं? तो टर्मिनल वो जगह, अब जहां पे ट्रेन खत्म होगी वहीं से तो शुरू भी होगी ना, उड़ के तो ट्रेन वहां नहीं पहुंच जाएगी। तो होता क्या है कि राजेंद्र नगर टर्मिनल में क्या होता है, तुम देखना पटना की या पटना आने वाली ज्यादातर ट्रेनें लास्ट स्टॉपेज टर्मिनल होता है, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मतलब वहां पे जाकर ट्रेन खड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो टर्मिनल का मतलब होता है एंड, टर्मिनल का मतलब होता है एंड। इसीलिए देखना अगर किसी को तुम्हारे स्कूल से टर्मिनेट कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए इसका मतलब क्या हो गया, उसकी सर्विस खत्म कर दी गई, उसको निकाल दिया गया है, कहां से? स्कूल से, है ना? स्कूल से। आप, हाँ, तो टर्मिनेट का मतलब हो गया खत्म कर देना, है ना, एंड कर देना, तो टर्मिनेट। तो उसी वहीं से आया है टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब खत्म हो गया है। अब आगे डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आगे डिवीजन होगा ही नहीं। क्लियर है ये लॉजिक? ठीक है। और मैं बता देता हूं, अब जब मैं छेड़ दिया हूं बात तो तुमको वो भी बता देता हूं। अब आता है वर्ड, तुम बोलोगे सर सर जंक्शन जंक्शन मतलब का कि जहाँ मतलब? पे 2 या 3 रेलवे ट्रैक्स मीट करेंगी। हाँ, जंक्शन वो जगह, जब आप क्लास 11 12 में जाओगे तो तुम बहुत सारा चीज फिजिक्स में पढ़ोगे, तो वहां पे जैसे जंक्शन है, कहने का मतलब क्या हुआ कि साउथ से, मतलब है ना, नॉर्थ से भी ट्रेन आ रही है, साउथ से भी आ रही है, ईस्ट से भी आ रही है, वेस्ट से भी आ रही है, तो क्या होती है कि मेजर ट्रेनों का जो जंक्शन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो होता है जंक्शन पे। तो तुम पटना जंक्शन पे ऐसे बहुत सारी ट्रेनें तुमको मिलेगी, जो तुमको ना राजेंद्र नगर पे मिलेगी, ना दानापुर में मिलेगी, बल्कि पटना जंक्शन पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां से साउथ की ट्रेनें, नॉर्थ की ट्रेनें, ईस्ट की ट्रेनें, वेस्ट की ट्रेनें होकर के निकल जाती, वो एक जंक्शन पॉइंट है, वो एक मेजर पॉइंट है जहां पे ज्यादातर रेलवे स्टेशन, सॉरी, ज्यादातर ट्रेनें का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। समझ गए? अब स्टेशन का मतलब क्या होता है? स्टेशन मत देखो, एक वर्ड तुम लोगों ने पढ़ा होगा, स्टेशनरी, पढ़ा है स्टेशनरी? यस सर। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज या तो मोशन में होता है या तो स्टेशनरी उसमें हो, है ना? तो स्टेशनरी का मतलब ठहराव, कुछ समय के लिए रुक जाना। तो स्टेशन वो जगह होता है जहां पर मेजर ट्रेनें कुछ वक्त के लिए आकर के रुकती है, कि हाँ भाई जहां पे थोड़े देर के लिए रुक जाते हैं ताकि बाकी लोग वहां पर चढ़ सके। लेकिन ज्यादातर ट्रेनें या ना के बराबर ट्रेनें स्टेशन से खुलती है। स्टेशन का मतलब यहाँ पे आकर के ठहरना, कुछ पल के लिए ठहर जाते हैं ताकि नए पैसेंजर या दानापुर से जो पैसेंजर चढ़ने वाले हैं
वो लोग उतर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हॉल्ट। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि सारी एक्सप्रेस ट्रेनें ही चलती है ना। हर ट्रेनें ना वंदे भारत होती है ना एक्सप्रेस ट्रेन होती है, कुछ ट्रेनें लोकल ट्रेन भी होती है ना। तो हॉल्ट का मतलब होता है कि कुछ सेकंड के लिए रुक जाना, कुछ मिनट 30 सेकंड के लिए रुक जाना, या कोई पैसेंजर ट्रेन का अगर तुम देखोगे तो वो उसकी हर जगह स्टॉपेज होती है, वो हर जगह रुकते चली जाती है। तो लोकल ट्रेनें जो होती है वो हर जगह रुकती है। कभी तुम लोकल ट्रेन में देखना, है ना, लोकल ट्रेन में अगर तुम 50 किलोमीटर भी जाओगे तो परेशान हो जाओ। क्यों? क्योंकि हर जगह हर 2 किलोमीटर पे जाकर रोक देती है। तो हॉल्ट वो जगह है जहां पर मेजर ट्रेनें क्या होती है, कभी नहीं रुकती है। तुमको मेजर ट्रेन यहां रुकेगी ही नहीं। अगर मान लो कोई सचिवालय हॉल्ट में रहता है तो उसको ट्रेन पकड़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा मेजरली, है ना। स्टेशन। उसको उसको या तो दानापुर स्टेशन जाना पड़ेगा, अगर उसकी ट्रेनें दानापुर स्टेशन पे आ रही है तो उसको स्टेशन पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज वो पटना जंक्शन पे जाके पकड़ सकता है। और अगर उसकी ट्रेनें राजेंद्र नगर से खुलती है तो कहां से जा सकता है, वो टर्मिनल पे जा सकता है। लेकिन जो मेजर ट्रेनें हैं, मान लो किसी को पटना से दिल्ली जाना है, वो सोचेगा कि सचिवालय हॉल्ट पे आकर के ट्रेन रुकेगी, नहीं रुकेगी। समझे, वो बहुत छोटी ट्रेनें होती है, ना के बराबर वहां पे कोई ट्रेनें रुकती है। तो मेजर ट्रेनें, लोकल ट्रेनें रुक सकती है। ठीक है, तो हॉल्ट है ना कुछ पल के लिए। थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए तुम थोड़ा गूगल कर लेना, क्योंकि मैं तो रेलवे में काम करता नहीं हूँ, तो और डिटेल में तुमको पता चलेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, खत्म हो गया। अब चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आप ना 4 को डिवाइड करो 3 से, अब करके देख लो। चलो देखते हैं, 3 से 4 को डिवाइड करते हैं। 1 टाइम्स गया 1 पॉइंट, फिर 0, फिर 3 टाइम्स 9 1, फिर 3 ये ना 9 1, फिर 3। तुमको क्या लगता है कहां जाके रुकेगा? इंफिनिटी। ये कभी रुकेगा ही नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसको डिवाइड करते रह जाऊं, 0.3 जिंदगी भर ला सकता हूं, है ना। मैं 7 जन्म भी ले लूं तो भी 0.33 चलता रहेगा। कहने का मतलब यहां पर 1.333333 कहां तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो ये जो डैश 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 देख रहे हो ना साइड में, ये बताता है, ये जो डैश डैश है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। समझे, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी खत्म ना होने वाला, जो कभी खत्म नहीं हो। इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 1.3 का बार। ठीक है, क्लियर है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यस समझ में सर। आ गया। चलो एक और चीज बताना, मैं एक डेसिमल लिखता हूं 1.0304050102007008 और डैश डैश डैश। तुम पहले मुझे बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, इतना तक तो बहुत अच्छा सब लोगों ने बता दिया कि सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब एक चीज और ऑब्जर्व करना, मैं चाहता हूं, मान लो ये किसी फ्रैक्शन का आया होगा, मुझे नहीं पता किसका है लेकिन आ गया। मैं तुमको ये जानना चाहता हूं कि तुम ये दोनों डेसिमल में इसको और इसको ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक और चीज दिख रहा होगा तुमको, क्या? सर इसके अंदर हाँ, सर ऊपर वाले में रेकरिंग है और नीचे वाले में सर वो दूसरा है, नॉन हाँ रेकरिंग दूसरा है। है। चलो, यानी पहले वाले में रेकरिंग है। रेकरिंग का वर्ड पता है, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना, इसको बोलते हैं रिपीटिंग। तो तुम देखो कि बार बार 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में रेकरिंग भी है। ठीक है,
मान लो स्पेलिंग देख लेना एक बार, रेकरिंग है कि, है ना, रेकरिंग या रिपीटिंग। रेकरिंग होना या रिपीटिंग होना दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ में रेकरिंग भी, रिपीटिंग भी है। ओके, अब दूसरा वाला देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है ना, 03, 05, फिर अचानक 01, 02, कोई ऐसा नंबर होगा जिसको डिवाइड करने पे ये आ रहा है, तो मजा नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग है, इसको बोल सकते हैं ये नॉन रेकरिंग, या क्या बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो सुनो, बहुत अच्छे से समझ लेना, एक अच्छा सा बात बता देते हैं, जनरली से उसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है। पहली बात, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, लिख लेना। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो होंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसको तुम p by q फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर है। उसके बाद और याद रखना, ऐसा कोई भी डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के वो साथ भी साथ रैशनल है। रेकरिंग भी हो, रिपीटिंग भी हो, उसको क्या बोलोगे, रैशनल, वो भी रैशनल होगा। हम तुमको सर दिखा अगर देते उसमें हैं, रेकरिंग हो रहा है, अगर सर क्या उसमें बोल, नॉन रेकरिंग होगा तो सर रैशनल नंबर नहीं होगा। नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और जब नॉन रेकरिंग हो तब ये काम इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों बात याद कर लो, एकदम मन में बैठा लो, क्योंकि ये क्लास 10 तक हमको काम आएगा। तो कोई भी डेसिमल जो टर्मिनेटिंग हो जाएगा वो रैशनल, जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग है उसको बोलेंगे रैशनल, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रेकरिंग भी है, जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन रेकरिंग एंड इरेशनल। रिपीटिंग, इरेशनल। इरेशनल याद हो गया कि सबको याद हो गया, सबको अपने दिमाग में याद करना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग इट इज रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग इट इज इरेशनल, इरेशनल। एंड टर्मिनेटिंग तो आंख मूंद करके रैशनल। ओके, ये मैं तुमको शॉर्ट में बताया हूं, हालांकि ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यस सर। हाँ चलो, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग नॉन, मतलब जो भी ये डेसिमल्स है, इनटू द फॉर्म ऑफ p by q। ओके, तो चलो अब अगला फेज हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कर भी सकते हैं और बहुत सारे लोग हो सकता है डाउट में हो, ठीक है। सबसे पहला काम, क्लास 4 से लेकर के क्लास 7 और 8 तक तुम ये पढ़ चुके हो, इसको तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को आता होगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में दिक्कत, इसको कर लो। सर 37/100। 37/100 और 1.8 को भी कर लेगा वो लोग, बोलो बोलो। 18/10। 18/10। ओके, अब मान लेते हैं कि ये चारों हम लोगों को नहीं आता है, तो चलो सीखना शुरू करते हैं। जो लोग पिछले क्लासेस मिस किए हैं, जिनको अब तक कुछ समझ में नहीं आया, वो लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला 4 क्वेश्चन मैं बहुत फोकस के साथ समझा रहा हूं। पुराने बच्चे हो सकता है कि वो आप थोड़ा सा बोर फील करो, लेकिन आपको बोर फील नहीं करना है। अगर मैं दोबारा 5 बार पढ़ा सकता हूं तो आप 5 बार पढ़ भी सकते हो, होता क्या है, दिमाग में बैठ जाएगा, है कि नहीं, एग्जाम में आप घबराओगे नहीं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सब लोग लिख लो भाई, 1.2 का बार लिख लो सब लोग, और मैं इसको सिखा देता हूं। हालांकि हम लोग 9th में पढ़े थे, याद है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों ने स्कूल्स में पढ़ा होगा 9th में ये। सर वाई रेकरिंग इज रैशनल एंड नॉन रेकरिंग इज इरेशनल, वेरी गुड निरपेश। इस क्वेश्चन का जवाब ना हम लोगों ने जब रैशनल और इरेशनल किया था ना, तो बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया था। तो चलो मैं एक बार फिर से निरपेश के सवाल का जवाब दे देता हूं, ठीक है। निरपेश, मैं तुमसे एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है निरपेश, बताओ निरपेश, 0 पॉइंट, अच्छा निरपेश, इस सवाल का जवाब क्यों ना हम इस क्वेश्चन के बाद दें तो मजा आएगा, है ना। तो लेट अस फर्स्ट वेट, इस क्वेश्चन का जवाब पहले कर लेते हैं और फिर निरपेश के सवाल का जवाब देते हैं। कि निरपेश ने पूछा कि क्यों नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग एक रैशनल है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एक इरेशनल है। वी विल आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस क्वेश्चन। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
सर क्यों? क्योंकि सेकंड का इसके बाद आंसर समझ है, आया। सर सेकंड का 11/9 है। ओके ओके, आंसर में इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे समझो, सब लोग ध्यान से देखना। 1.2 का बार, इसका मतलब पता है क्या होता है? 1.2 का बार मतलब होता 2 है रेकर हो रहा है। 1.22222 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। क्लियर है? ये मतलब होता है। तो जब भी हमको कोई क्वेश्चन बोले ना कि आप इसको सॉल्व करो, तो कैसे लिखना? पहले उस नंबर को x के बराबर लिख लेना। मान लो 1.22222222 ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, पहला स्टेप लिख लो सब लोग। ओके, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट रेकर कर रहे हैं? एक ही डिजिट ना? तो क्यों ना ये जो हमारा जो मकसद है, पता है हमारा मकसद क्या है? कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट हो। तो मैं एक काम करता हूं ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1.2 10x is वन equals to पॉइंट 1.2 नहीं, नहीं 12.22 है 12.22 रेकर करेगा। ना? ये हो जाएगा। मैंने क्या किया, तुम लोगों ने देखा ध्यान से? मैंने पहले वाला जो इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो क्वेश्चन अराइज 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए? पहले 100 से कर देते। देखो, हम, मेरा मकसद क्या है? हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद मेरा दोनों इक्वेशन में बराबर है। यहां डेसिमल के बाद क्या आ रहा है? 0.2222 और यहां भी 0.222222 आ रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा? कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? 10x में से इधर माइनस किए तो कितना आया? इधर x माइनस करेंगे और इधर क्या आएगा? 12.222222 में से माइनस कर देना है कितना? 1.2222। 1.2222 तो तो इधर कितना आ सर गया? 9x is equals to 11 11। तो फाइनली कैन वी राइट x इक्वल टू 9/11, by सर है ना? x is equals to 11 by ओहो 9 ना। सॉरी सॉरी, 11/9, हाँ हाँ हाँ, 11/9। तुम देखो, तो x हम लोग क्या माने थे? हम लोग x यही माने थे ना? तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो हमारा नंबर था x इक्वल टू 11 आया है, या इसका मतलब हो गया कि 11/9 को आप जब भी डिवाइड करिएगा तो आपको ये तो सर वाला 1 पॉइंट, यस सर। है ना? ये लॉजिक है। अब पूछो सवाल, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ताकि हमको दोबारा क्वेश्चन पे इतना एफर्ट ना लगाना पड़े। हाँ छवि, क्या तुमसे ये क्वेश्चन समझ में आया? छवि, हम लोग ये चैप्टर को कम से कम 4, 5 से 8 दिन पूरा कर चुके हैं, और एक्चुअली हुआ क्या है कि अब हम लोग एंड पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो मेक श्योर कि अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा ठीक है, वरना ये चैप्टर दोबारा स्टार्ट होगा, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। कनीज, तुमको आया समझ में? यस मैम सर। ओके, चलो। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.25 का बार, याद रखना अगला क्वेश्चन हमारा है 0.25 का बार है, याद रखना। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 0.2 और 5 रिपीट कर रहा है, 2 नहीं रिपीट कर रहा है, समझे? इसका मतलब कि हमको x इक्वल टू क्या रखना है? 0.25555555 एंड सो ऑन। अब अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? एक बार चेक करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 2.555555 एंड सो ऑन। चलो रोशन, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुमको डेसिमल के बाद दोनों, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्या तुमको डेसिमल के बाद सेम नजर आ रहा है? क्या तुमको डेसिमल के बाद सेम नजर आ रहा है सब कुछ? बताओ।
एक्टिव रहो, सब लोग क्लास में एक्टिव रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको आता है या नहीं आता है, गलत जवाब दे रहे हो, इलॉजिकल जवाब दे रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ या ना बोलोगे, तुम जितना बेवकूफ रहोगे उतना ज्यादा सीखोगे, याद रखना। मैं तुमको एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ, तुम लोग को थोड़ा सा मोटिवेटिंग होगा, है कि नहीं। एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को आगे बताता हूँ, ठीक है। एक आदमी था, है ना, उसके 2 बेटे थे। तो एक बेटे ने कहीं पे ट्यूशन व्यूशन लिया था, म्यूजिक सीख करके आया था, थोड़ा बहुत म्यूजिक जानता था वो, है ना, कि भाई थोड़ा बहुत म्यूजिक। एक और बेटा था उसका जिसने कभी जिंदगी में म्यूजिक ही नहीं सीखा था, है ना, ही हैज नो म्यूजिक इन लाइफ। तो वो दोनों, उसके पापा दोनों को एक टीचर के पास ले गए। तो टीचर ने बोला, तो उसके पापा ने बोला कि हमारा पहला बेटा जो है वो म्यूजिक थोड़ा बहुत इधर उधर से सीख के आया है, और दूसरा बेटा बोला, मेरा बेटा, दूसरा वाला बेटा तो कुछ भी नहीं सीखा है, वो तो जीरो है म्यूजिक में। तो उसके पापा ने पूछा कि सर जी आप बताइए, आप मेरे किस बेटे को जल्दी सिखा देंगे, तुम्हारे हिसाब से कौन सा, बताओ, सन नंबर 1 पहले म्यूजिक सीखेगा या सन नंबर 2 सीखेगा? हु विल लर्न फर्स्ट? सन नंबर 2। क्यों? उसको तो म्यूजिक आता ही नहीं है, कुछ नहीं, वो तो जीरो है। सर आ जाएगा ना फिर वो पढ़ाएंगे तो। तो क्यों? सन नंबर 1 को तो थोड़ा बहुत म्यूजिक आता है, वो तो आगे बढ़ जाएगा ना लाइफ में। सर दोनों फिर को एक उसको साथ थोड़ा पढ़ाया बहुत तो आता है लग इसलिए जाएगा। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, और सेकंड वाला को नहीं आता है तो वो लगातार मेहनत करेगा। होता क्या है, हाँ थोड़ा बहुत तुम्हारा बिल्कुल सही है। हुआ क्या कि उसके टीचर ने बोला उसके पापा को, देखिए आपका दूसरा वाला बेटा को कुछ नहीं आता है, तो इसका पूरा का पूरा जो मन है, पूरा का पूरा इसका पूरा ब्लैंक है, तो अब इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा, चाहे आराम से लिख ली, है ना, एकदम मन करे सब कुछ, इसको जो सिखाऊंगा इसके लिए फ्रेश होकर ये सीखता जाएगा, इसको लिए एकदम मजा आएगा इसको सीखने में। लेकिन आपका जो दूसरा बेटा है ना, वो पूछा पता नहीं क्या क्या सीख के आया है, तो पहले मैं उसको क्या करूंगा, पहले मैं उसको इरेज करवाऊंगा, और उसके बाद वो ब्लैंक होगा, और फिर उसको प्रॉपर म्यूजिक सिखाऊंगा। तो मुझे ये जो इरेज करने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि वही है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट होगा, उसको कुछ बोलूंगा, बोलेगा मुझे आता ही है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी टीचर के पास जाओ तो बोलो सर मैं हूं जीरो, है ना, एकदम, चाहे तुम कितने बड़े भी ज्ञानी हो, तुम बोलो सर मैं हूं जीरो, मैं हूं पूरा ब्लैंक, अब आप जो चाहो मुझे सिखा सकते हो, है ना। मुझे जो आप बोलोगे कि सर ये समझ में आया नहीं आया, मैं तुरंत बोल दूंगा सर समझ आया कि नहीं आया, बस तुमको इतना करना है। तो जो आदमी जीरो ब्लैंक है उसमें कुछ भी लिखना, उसको समझाना इजी है। लेकिन जो थोड़ा बहुत इधर उधर से सीख के आया है, पहले उसको हटाऊंगा, उसका हर हर जितना इधर उधर होगा उससे एरर ठीक करने में ही मेरा आधा से ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझे। तुमको एक छोटा सा और स्टोरी बताता हूँ रामायण से लेकर के, है ना, 1 मिनट और लगेगा। हुआ क्या कि जब ये रावण जो है वो मर गया था, रावण मरा नहीं, मतलब उसको किसने मारा था रावण को? राम ने ना, है ना। राम। हाँ, तो राम ने उसको तीर मार दिए थे ऐसे करके ना, तीर और लग गया भाई, तो राम एकदम, रावण जो है एकदम लेट गया। तो अब आखिरी, है ना, लास्ट मोमेंट चल रहा था उसके लाइफ का। तो राम ने ना लक्ष्मण को भेजा कि भाई जाओ, क्योंकि तुमको पता है ना रावण जो था वो बहुत ज्ञानी था, ही वॉज अल्टीमेट, मतलब उसके पास इतना ज्ञान था कि उसके बराबर कोई ज्ञानी नहीं था उस समय। तो राम ने बोला कि अपने छोटे भाई को, भाई देखो रावण बहुत ज्ञानी है, जाके के कुछ इससे ज्ञान ले लो। तो पता है, तो ये रावण था। तो बोला ठीक है, अब बड़े भाई की बात मानता था वो, तो लक्ष्मण गया, तो लक्ष्मण यहाँ आके खड़े हो गया, है कि नहीं। तो रावण कुछ बोल ही नहीं रहा है कि नहीं। तो लक्ष्मण को लगा कि रावण जो है बहुत घमंडी है, इसीलिए मार दिए, अच्छा किए मेरे बड़े भाई, है ना। फिर अपने भाई के पास लौटा कि क्या आप उसके पास अज्ञानी आदमी के पास भेज दिए, उसको तो कुछ आता वाता है नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहा है कि नहीं। तो लक्ष्मण राम बोला कि ठीक है तुम कैसे गए, तो बोलता कुछ नहीं मैं उसके सर के पास गया। बोला नहीं नहीं, जिससे ज्ञान लेना होता है उसके पास कहाँ पे जाना चाहिए, उसके, वो यहां पे जाके खड़े हो जाओ, मतलब रावण के पैरों के पास खड़े हो, तब वो ज्ञान देगा, समझे। अब रावण के सर पे जाके खड़े हो जाओगे तो ज्ञान देगा नहीं। तो कहने का मतलब है
जब भी किसी से कुछ सीखना है, किसी से भी, एवरीवन, है ना, तुमको पता है तुम्हारे घर का जो सबसे खराब ड्राइवर होंगे, जिनको तुमको लगता होगा बेवकूफ होंगे, उनको भी कुछ ना कुछ आता है, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखो। लाइफ में, दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, रोड पे खड़ा भिखारी भी तुम्हें पूरी जिंदगी सिखा सकता है। तो सीखो सबसे, घमंड वमंड मत करो, घमंड वमंड करोगे कुछ नहीं तो बेकार का, फिर फंस जाओगे लाइफ में। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 में देखो तो क्या डेसिमल के बाद दोनों सेम है, हाँ या ना? नहीं है ना? यहां पे डेसिमल के बाद क्या है इक्वेशन में? 2.25555 सब है, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? 0.555। तो यार सब्ट्रैक्शन करने वक्त बनेगा नहीं बात, तो हम बोले एक बार और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना? तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, बोलो? इफ यू मल्टीप्लाई x by 100 व्हाट यू विल गेट? अरे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डेसिमल कहां चला जाएगा? यहां चला आएगा, तो क्या बचेगा? 25.55555 एंड डैश 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 डैश। ठीक है, ये 3 हो गया। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब मेरे पास 3 इक्वेशन है और मुझे कौन सा इक्वेशन चाहिए जिसका डेसिमल के बाद सब कुछ सेम हो। तो किसका सेम है? इक्वेशन नंबर बताओ, बताओ किस 2 इक्वेशन का सेम है? ऐसा किसके पास है? हाँ, सेकंड और थर्ड। तो मेरे लिए काम का सेकंड और थर्ड है। फर्स्ट को मैं भूल जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, है ना? तो चलो थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं। थर्ड हमारा क्या है? 100x इक्वल टू 25.5555 सो ऑन, चलता रहेगा। और सेकंड इक्वेशन है 10x इक्वल टू 2.55555 एंड सो ऑन। तो डेसिमल के बाद तो 0.555 है, यानी कि सब क्या हो जाएगा? 0 0 0 0, है ना? हो जाएगा अपना 0 0। और यहां पे कितना आ जाएगा? 23। 25 में से 2 घटाओगे तो 23, और यहां पर कितना हो जाएगा? तुम लोग एक्टिव नहीं हो रहे, बताने कर 90x, 100 में से x में से 90x। नाउ यू गॉट 90x इक्वल टू 23। तो व्हाट इज x की वैल्यू? 23/90। सो आई कैन राइट 0.25 बार एज 23/90। क्लियर है? यस सर। है ना? थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा ही ना सर। तो। हाँ बोलो। सर मैंने जो है ना आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करा, मैंने 10 से करा था। तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो तुम फिर भी तो क्या ये दोनों को माइनस कर दिए क्या तुम? सेम सर, सेम आंसर सर ये तो जैसे सर 10x माइनस में x कर दो तो सर सेम ही आंसर आ रहा है मेरा भी। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सर अब आ रहा है, मैंने सर x की लिया 0.2555, उसके बाद सर 10x से मल्टीप्लाई करा 2.5 से माइनस करा। अच्छा, फिर सर 2.33 करके आ गया। ओके ओके। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशंस, मतलब तुमको यहां पर उतना दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी तुमको दिक्कत होगा, तो बेस्ट वे यही है। ठीक है, तुम्हारा आंसर भी ठीक है, ओके। लेकिन एक ही प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, क्या दिक्कत है ना? फॉलो दिस। इससे क्या होगा कि कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आसानी से कर लेंगे। ओके, तुमको ये ओके तरीका सर। समझ में आया? वरना तुम भी सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कहीं कहीं फंस भी जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके सर। हाँ, ये तरीका बेस्ट है, ये याद भी रहता है हमेशा। ठीक है, चलो। वरना देखो एक क्वेश्चन को करने के तो 1000 तरीके हैं। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। अब अगला चलते हैं। एक बार तुम लोग ये वाला करके करो, तो सब लोग ट्राई करो ये वाला 11.2 का बार। सब लोग ट्राई करो तो एक बार अपने से करो ट्राई। 11.2 का बार यानी 11.2222 चलता रहेगा। करके देखो सब लोग, देखते कौन करता है।
And 1/9. 1/9। ओके, तो चलो इसको आराम से, है ना, मान लो ये x था, अगर मैं इसको x मान लूं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10x हो गया तो 112.222222 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू 101। ये तो 101 आ रहा है ना, तो x इक्वल टू 101/9 यही आया था तुम्हारा। सर वही तो बोला। यस सर, यही आ रहा है। सॉरी सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो। तो x की वैल्यू हो गई 1.070707 एंड सो ऑन। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्या हो जाएगा 107.070707 एंड सो ऑन। माइनस कर दोगे तो क्या होगा 99x इक्वल टू 106। वो ट्राई करो तो यही है। चेक द आंसर। बहुत सारी गलतियां मैं करता हूं, इसलिए पहले चेक कर लो, मेरे पे भरोसा मत करो, खुद का आंसर सॉल्व करके बताएं। यस सर, 6/99। ठीक है, 106/99। ठीक है, चलो क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से कि चैट बॉक्स में निरपेश ने एक सवाल पूछा कि सर क्यों रेकरिंग और नॉन रेकरिंग चीजें इस तरीके से होती है। ठीक है, मैं तुमको एक सवाल तुमसे पूछा, अभी मैंने एक सवाल दिया कि 0.37, तो इसको तुमने तुरंत बना दिया 37/100, है ना, लिख लिया। अगर मैंने किसी को 0.3 का बार दिया तो उसने तुरंत 1/3 लिख दिया, है ना, सॉल्व करके अपना हिसाब किताब से कर दिया। लेकिन अगर मैं किसी को 0.37, 34, 36, 38, 47, 46 एंड नॉन डैश डैश डैश, अब इसको सॉल्व करो, क्या तुम इसको लिख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में? नो सर। निरपेश, क्या तुम इसको लिख सकते हो? नहीं लिख सकते सर हाँ, इट इज गोइंग ऑन सर। हाँ, तुम इसलिए नहीं लिख पाए ना क्योंकि तुमको ये नहीं पता कि ये डेसिमल के बाद कहां पे जाके स्टॉप करेगा। अगर तुमको पता होता तो तुम जरूर कर देते। तो कहने का मतलब रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर का अगर डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P by Q, where P and Q are integers, है ना, and Q is never equal to 0। तो अगर हम किसी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो रैशनल, अगर नहीं कर सकते हैं तो इरैशनल। इसको कर पाए इसीलिए ये रैशनल, इसको कर पाए इसीलिए ये रैशनल, ठीक है, और इसको नहीं कर पाए इसीलिए इरैशनल। क्लियर है सबको? यस सर। जिसको P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल, जिसको नहीं लिख सकते हैं वो इरैशनल, है कि नहीं? और देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं एक पल के लिए ये डैश 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 हटा दूं तुम तुरंत कर दोगे, ये क्या बन जाएगा? ये बन गया तुम्हारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट सर। ये रैशनल नंबर कहलाएगा ना? यस सर। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे ऐसे डैश 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 लगा दिया, ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग। इसका मतलब ये बन गया इरैशनल, समझे?
तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन कहता है if you can express in the form of p by q it is irrational, so it is rational, and if you can't it is irrational. okay, तो हम तुम लोगों को आगे और इरेशनल नंबर पे, अभी तो हम इरेशनल नंबर पे गए ही नहीं है बहुत ढंग से, इसीलिए चलो 3/18 is equivalent to which number? Let us see who will answer this question. Please answer this question. 3/18 सर 1/6 का बार. ओके, बाकी लोग भी करेंगे. थ्री बाई 18 इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/6, मतलब आपको 6 से डिवाइड देना है 1 को, तो 0.1 लग जाएगा 4, फिर 0.6, फिर 0, यानी मुझे लगता है कि 0.66 चलता रहेगा, राइट? Yes. तो if 1/6 can be written as 0.166666 and so on, यानी 1/6 can be written as 0.16 का बार, है ना? याद रखना इस दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में बहुत माइनर डिफरेंस है देखने में, लेकिन आंसर में ह्यूज डिफरेंस है. तो विच ऑप्शन यू विल पिक, 1 और 2? 1. 1, क्योंकि सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा. 0.16 का बार का मतलब क्या हुआ? 0.16161616 रिपीट हो रहा है, और 0.16 का बार क्या हो गया? 0.16666 रिपीट हो रहा है. ठीक है, ध्यान रखना है कि किस डिजिट पर बार है. अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी फ्रैक्शन ऐसे कभी नहीं लिखा जा सकता. कैन आई राइट लाइक दिस? इट इज नेवर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. बार हमेशा एंड डिजिट्स पर होंगे, शुरुआत वाले डिजिट्स को छोड़ के नहीं होंगे, समझे? इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ आई हैव another question. The product of two irrational numbers is always, ये सब हम लोग डिटेल में Irrational. irrational. It's okay, sometimes rational, sometimes irrational. वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो तुम लोग को मैंने रैशनल और इरेशनल नंबर पहचानने का तरीका बताया था, है ना? जैसे अगर किसी रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो क्या हो गया? Rational. तो रैशनल. और किसी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हो गया इरेशनल. ठीक है, अब लॉजिकली क्या समझ में आया इस बात को लेके कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर तुमसे मैं पूछूं क्या √16 क्या ये रैशनल है या इरेशनल, तो तुम बोलोगे सर ये रैशनल है. क्यों? क्योंकि इसका तो वैल्यू 4 होता है, दिस इज अ रैशनल, है कि नहीं? बट अगर मैं पूछूं कि √5 ये रैशनल है या इरेशनल? Irrational. इरेशनल. बहुत अच्छा. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, तुम लोगों ने एक्सपोनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि √a into √b कैन बी रिटन एज √a into b. ओके, √a into √a कैन बी रिटन एज √a Root a square. एंड व्हिच इज a. सर है ऐसे ना? नहीं लिख सकते √a का स्क्वायर. हाँ हाँ लिख सकते हैं, तो √a का स्क्वायर लिखोगे तो फाइनली a आएगा. Yes sir. आएगा ना? चलो, मैंने ये दोनों एग्जांपल क्यों लिया? अब तुम्हारे लिए, अगर तुमसे कभी बोले कि √3 ये एक इरेशनल नंबर है, बोलोगे यस. इसको मल्टीप्लाई करो √5, क्या ये एक इरेशनल नंबर है? यस. दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? √15. √15, which is again an irrational number. But if I multiply √3 into √3, what I will get? √3 into 3, which is √9, which is equal to 3. 3 is rational or irrational? Rational. तो कभी रैशनल भी मिल सकता है, कभी इरेशनल भी मिल सकता है. तो ऑप्शन नंबर डी. क्लियर हुआ सब कुछ? Yes sir. है ना? तो Yes, sir. कभी भी
दो इरेशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो रैशनल मिलेगा या तो इरेशनल मिलेगा। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? अभी अभी सिखा दिए। सर दिमाग रूट लगाओ। 7 रूट 7 सर ओके, बी भी, ऑप्शन बी भी तो हो सकता है। बी भी हो सकता है, बहुत सही बात है। चलो सर सब चेक कर लेते ऑप्शन हैं, नो इशू, लेट अस सी। पहला है √4 डिवाइडेड बाय √9। √4 डिवाइडेड बाय √9, √4 इज 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 2/3 तो रैशनल है ना, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। यस तो दिस इज नॉट इरेशनल। अब √12 डिवाइडेड बाय √13, देखो √12 डिवाइडेड बाय √13, तुम लोगों ने सर एक्सपोनेंट में एक और रूल पढ़ा था, याद है? a by b कैन, सॉरी, √a by √b कैन बी रिटन एज लाइक दिस, यस और नो? यस सर तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12/13? यस सर और 12/13 कोई परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर, है ना? दिस इज एन इरेशनल नंबर। नाउ आई हैव गॉट √7, ये तो पूरा का पूरा इरेशनल है, एंड दिस इज रैशनल 9 ये 9 रैशनल वैल्यू है, है। 9। तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। हो सकता है मिस प्रिंट की वजह से कुछ और वहां लिखना चाहता हो तो कुछ और लिख दिया, हालांकि आंसर दोनों है। ठीक है, चलो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज, अब √2 कैसा है पहले ये बताओ। रूट 1.41 अरे वो छोड़ो, पहले बताओ √2 क्या है, रैशनल या इरेशनल? इरेशनल इरेशनल। वेरी गुड, इरेशनल है। और जो इरेशनल होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अभी अभी मैंने तुमको क्या बताया था? नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रेकरिंग नॉन रेकरिंग, है ना? नॉन रेकरिंग बोलो या नॉन रिपीटिंग, ये दोनों होना चाहिए ना। ठीक है, अब यस देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी 1.41421 फिर वही बात। अच्छा, कोई भी अंधा आदमी भी बता सकता है कि ये किस तरह का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? सर ये है सर टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है ना भाई। नॉन टर्मिनेटिंग कब होता? जब नॉन टर्मिनेटिंग तब होता जब डैश 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 लगा देता। डैश 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 नहीं लगाया इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। सर अप्रोक्स नहीं लेते कभी। नहीं नहीं, अप्रोक्स ऑपरेशन में कुछ नहीं होता है। √2 के वैल्यू अप्रोक्स वो सब कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, जब तक बोला ना जाए तब तक नहीं, है ना? अप्रोक्स तब तो फिर तो तुम सारे इरेशनल नंबर को रैशनल लिख दोगे अप्रोक्सीमेटली करके, समझ गया ना? क्या ऐसा नहीं कर सकते? तो ये रैशनल नंबर है, याद रखना, ये रैशनल है। ठीक है, और अगर पूछते 1.41421 डैश 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 लगा दे तब ये इरेशनल होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि √2 तो इरेशनल है, तो तुम रैशनल नंबर के बराबर कैसे कर सकते हो? तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, ये ऐसे भी नहीं होगा। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग नहीं है, याद रखना। नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग क्या हो जाता है? रैशनल। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो पहले ये बताओ, ऑप्शन बी को लेके जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ? नहीं हुआ तो फिर से करेंगे इसको। सर क्लियर है। यस सर क्लियर है ना? तुम देखो, तुम ना ऐसे समझो बात को, तुमको ऐसे नहीं समझना है। मैं एक बात बताओ, जब तक मैं तुमको कुछ आगे नहीं इतना लिख करके छोड़ दूं और मैं तुमको छुपा लूंगी ये नहीं है, तो तुमसे पूछूं कि ये रैशनल है कि इरेशनल है, तो तुम इसको रैशनल ही बोलोगे ना, है ना? यस सर तो ऐसा तो है नहीं कि कोई रैशनल नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और इरेशनल, जो नंबर एक बार रैशनल है वो हमेशा रैशनल होगा। वो भाई तुम आदमी हो, तुम लड़का हो, तुम हर जगह लड़का हो ना, ऐसा थोड़ी है कहीं स्कूल में जाते हो तो लड़की हो जाते हो, घर में आते हो तो लड़का हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो एक बार रैशनल है वो हर जगह रैशनल है ना? उसके साथ चेंज नहीं, छेड़छाड़ नहीं करना है।
समझे? तो कहने का मतलब हाँ, अगर ऐसा कुछ लिख दे तो इरेशनल होता। समझे? तो कितना अच्छा। तुम भी बताओ, इसको जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो बी ऑप्शन भी लगा के आ जाएगा। और लेकिन जिसको याद रहेगा यार इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये तो टर्मिनेटिंग है, ये पॉसिबल ही नहीं है, खत्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल को तरफ तो वो देखेगा भी नहीं इरेशनल नंबर के केस में। वो इरेशनल नंबर जब भी उसके दिमाग में आएगा, उसके दिमाग में दो वर्ड आएगा, एक वर्ड आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और एक आएगा नॉन रेकरिंग। तो क्या वो टर्मिनेटिंग, जब इरेशनल नंबर की बात होगी तो क्या वो टर्मिनेटिंग की तरफ देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों देखेगा? है कि नहीं? देखो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं एक शादी पार्टी में गया, है ना, छोटा सा शहर में शादी पार्टी थी, तो वहां पर वेज ऑप्शन भी था, नॉन वेज ऑप्शन भी था। अब तुम बताओ, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो वेज ऑप्शन की तरफ क्यों देखेगा, और जो वेज वाले हैं वो नॉन वेज की तरफ क्यों जाएंगे? क्लियर है लॉजिक ना? सब अपना अपना हिसाब किताब बना के बैठा हुआ है। हाँ, तुम लोग बोलेगे सर नॉन वेज वाला वेज में खा सकता है, लेकिन क्या वेज वाला कभी नॉन वेज में जाएगा खाने? नहीं ना जाएगा। ऐसा थोड़ी बोलेगा आज फ्री का मिल रहा है तो मैं आज वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो लॉजिकली ये हुआ कि जो रैशनल है वो रैशनल है, जो इरेशनल है वो इरेशनल है, वो हर जगह रैशनल और हर जगह इरेशनल ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? देखते हैं कौन सही जवाब देता है। सर 0.1 सर ऑप्शन डी। हाँ, सर अब एक बात बताओ, जैसे ही दिमाग में आया इरेशनल, तो इरेशनल कौन है? जो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ एंड में नॉन रेकरिंग। नॉन हाँ रेकरिंग। नॉन रेकरिंग है। बहुत अच्छा। तो मतलब तुम बताओ, क्या तुम ऑप्शन ए की तरफ देखोगे भी? नहीं, क्योंकि वो तो टर्मिनेटिंग है। ऑप्शन बी की तरफ भी नहीं देखोगे क्योंकि वो रेकरिंग है, 1616 रिपीट हो रहा है। इसके तरफ भी नहीं देखोगे क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है, 1416 रिपीट हो रहा है। एक ऑप्शन ये है। तो देखोगे ये जो डैश 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 बताता है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब तुमको अगला चीज क्या चेक करना है कि क्या ये कुछ रिपीट उपीट तो नहीं हो रहा है। तो देखो 4014 फिर कुछ भी आ रहा है उठपटांग, है ना, तो ये हो गया नॉन रेकरिंग भी है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, रैशनल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग भी हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रेकरिंग होगा। कब? रैशनल नंबर। तो जब भी रैशनल नंबर आए ना, तो रैशनल नंबर में दो चीज याद रखना, या तो टर्मिनेटिंग होगा तो कोई टेंशन नहीं है, और या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? रेकरिंग, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रेकरिंग भी होगा, जैसे ये सब ऑप्शन है, ये दोनों बी और सी। और टर्मिनेटिंग होगा तो टेंशन ही नहीं है, जैसे ऑप्शन ए, है ना। तो ये सब रैशनल है। तो देखोगे तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। याद कर लो, अभी तो बीच में है। हाँ चलो, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। चलो एक एग्जांपल, एक चीज लिख लेना, ठीक है? ये बात मैं तुमको बताना भूल गया तो अभी सीख लो। कभी भी एक नंबर है ए और एक रैशनल नंबर है बी, मान लो ये दोनों एक रैशनल नंबर है, और इस, है ना, सॉरी यहाँ पे तो तुमको इरेशनल नंबर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, दे दिया है। तो अगर √2 और √3 के बीच कभी भी तुमको कोई रैशनल नंबर बोले तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है? एवरेज निकाल लो। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हो? √a प्लस √b डिवाइडेड बाय 2। रैशनल नंबर लिखना है, याद रखना। तो क्या ये ऑप्शन है? विच ऑप्शन? अगर मान लो √2 एंड √3 के बीच अगर निकालना होगा तो ये तरीका है। रैशनल नंबर याद रखना, ये क्वेश्चन रैशनल नंबर का है। तो क्या होगा इसका आंसर? √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब
कुछ लोगों को बोलेगा यार हमको नहीं समझ में आया, मान के चले समझ में नहीं आया, फिर से समझाऊं लोकल लैंग्वेज में? चलो, क्या मैं मान के चलूं कि तुमको नहीं समझ में आया, हाँ या ना बोलो? देखो, तुम लोग बोलोगे नहीं, मैं ही समझ लेता हूं कि तुमको नहीं समझ में आया। सुनो, मेरी बात सुनना। तुम बताओ, √2 कैसा नंबर है? √2 एक इरेशनल नंबर है ना? और √3 कैसा नंबर है? ये भी एक इरेशनल नंबर है ना? हालांकि कोई भी टाइप का नंबर हो, अगर मैं पूछूं कि इसके बीच हाउ मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करता है, बता सकते हो? हाउ मेनी रैशनल नंबर लाई बिटवीन एनी टू नंबर, छोड़ो ना इसको, एनी टू नंबर, आंसर बताओ तो जल्दी। कोई भी दो नंबर दुनिया का ले लो, छोटा से छोटा, उसके बीच कितने रैशनल नंबर हैं? नहीं पता? सर इन्फिनिट। हाँ, इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, बहुत अच्छा। और उसी तरह हाउ मेनी इरेशनल नंबर? सर इन्फिनाइट। हाँ, ये भी इनफाइनाइट है। सर इनको थोड़ा डाउट हो रहा है दोनों क्वेश्चन पे, मैं तुमको कभी एक्सप्लेन कर दूंगा जब चैप्टर से। तो कहने का मतलब है कि √2 का अगर तुम वैल्यू निकालने जाओगे ना, तो ये लगभग लगभग आता है 1.414 समथिंग, है ना? डैश 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 करके याद रखना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। और √3 की जब वैल्यू निकालने जाओगे तो 1.732 समथिंग आता है। तो तुम लॉजिकली सोचो ना कि हमको कोई भी रैशनल नंबर बोला है लिखने के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? 1.4 और 1.7 के बीच कोई भी नंबर लिख दूं, वो इनके बीच ही आएगा। एक रास्ता तो ये है। लेकिन क्या जरूरी है कि मुझे रूट का वैल्यू हमेशा याद ही हो? तो जब याद नहीं हो तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। तो उसके लिए लॉजिक लगाओ। अगर मैं पूछूं कि 2 और 3 के बीच कोई रैशनल नंबर लिखो, क्या लिखोगे? कुछ नहीं करना, एवरेज निकाल लेना। 2 को और 3 को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5/2 कहा, मतलब 2.5 कहां आएगा? जल्दी से बताओ, 2 और 3 के बीच में आएगा, यस और नो? है, आएगा ना 2.5 के बीच में। बस यही कहानी √2 के लिए है कि √2 और √3 इनके बीच कौन आएगा? तो √2 और √3 का एवरेज आएगा। समझे? जो भी है, हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है √2 और √3 में। मेरे पास एक ऑप्शन था, मैं उस ऑप्शन को लेकर के चल रहा हूं। तो हमारे पास एक ऑप्शन था, तो विच ऑप्शन? क्लियर हुआ लॉजिक? कि √A √B अगर कोई भी दो नंबर दिया हुआ है और पूछा इसके बीच कौन सा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, विच ऑप्शन? √A सी। प्लस तो ऑप्शन नंबर ए ना? सर ए तो एक इरेशनल नंबर होगा ना? बाबा मुझे नहीं पता कि वो रैशनल है कि इरेशनल है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट अगर मैं ये तुमसे ये जानना चाह रहा हूं कि कोई भी दो नंबर अगर तुम मुझे देते हो, ए और एक नंबर बी, कोई भी नंबर देते हो, तो तुम मानते हो ना कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कहां लाई करेगा? इनके बीच में लाई करेगा। एग्जैक्टली ये बात मानते हो ना? तो √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल एक इरेशनल नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ऑप्शन से इसमें कुछ पूछ रहा है, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला ना कि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अगर अप्रोक्सीमेटली मुझे इसका आंसर देना है, कि बस आंसर देना है 4 ऑप्शन में, तो विच इज द बेस्ट सुटेबल आंसर? बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। यहां पे हमको क्या चाहिए था? रैशनल चाहिए था। सर उसके लिए तो फिर सी ऑप्शन मतलब हाँ, वो सी रहेगा ऑप्शन। सुटेबल।
ये तो रैशनल होगा, बिल्कुल ये बात तो सही है यार, सॉरी। √2 और √3 डिवाइड बाय 2 ये दोनों इरेशनल नंबर देगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो इरेशनल आएगा। सॉरी मैं दिमाग का, हाँ ठीक है। हाँ ये बात समझ लेना कि इरेशनल नंबर निकालने का भी तरीका बता देता हूं, अगर तुमको कभी कंफ्यूजन की तरह। हाँ एक बात और सीख लो, लिख लो कि इफ √a एंड √b हैव 2 इरेशनल नंबर, और कोई पूछा कि उनके बीच, तो √ab एक ऑप्शन है जो तुम्हारा कहां पर होता है, लाई करता है, कहां पर वो बीच में लाई करता है, इरेशनल नंबर। इसमें थोड़ा डिटेल में समझा देंगे, कभी √2 और √3 के बारे में पूछेगा तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6। ठीक है, ओके। तो √2 का मैंने क्या वैल्यू बताया था अभी, 1 पॉइंट कितना आसपास, 1.4 समथिंग, और √3 का वैल्यू 1.7। इनके बीच कौन लाई कर रहा है, देखो तो विच रैशनल नंबर। ये सब भूल जाओ, ये सब इरेशनल ही होगा, तो यही एक ऑप्शन है। ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो √2 और √3 दोनों इरेशनल नंबर है। है ना, मैं तभी से इरेशनल नंबर के पीछे दिमाग लगा रहा था, तो मुझे रैशनल नंबर ढूंढना है। विच रैशनल नंबर, अरे क्लियर हुआ या मैं इसको फिर से समझाऊं? मैंने खुद कंफ्यूज कर दिया, मैं समझ गया हूं, क्वेश्चन गलत पढ़ने के चक्कर में मैंने गलत पढ़ दिया। मैं फिर से समझा दूं इसको, अरे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, क्या मैं इसको फिर से समझाऊं? हाँ या ना बोलो। देखो हमको इरेशनल, अगर यहां पर मैं तुमको फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर ये रैशनल नंबर के जगह इरेशनल नंबर बोलता तो ऑप्शन ए भी सही था और ऑप्शन बी भी सही था, ठीक है। लेकिन अभी मैं तुमको बताऊंगा ये वाला नेक्स्ट क्लास में क्यों ए और बी दोनों सही है, लेकिन हमसे ये पूछा रैशनल नंबर, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दोनों इरेशनल देगा। अब सवाल उठता है कि ये दोनों में क्या होगा, तो ये 1.4 समथिंग होता है और ये 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेट, है ना, पूरा का पूरा आंसर नहीं होता है, और ये 1.7 होता है। यानी जो भी ऑप्शन 1.4 और 1.7 के बीच में होगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अब क्लियर है कि नहीं है? अरे मुझे आवाज ही नहीं आ रही, हाँ या ना बोलो। क्लास में ऐड कर दी क्या? उत्तर समझ में आया? कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ था समझ में आ गया? तुम्हारे आईसीएसई के बुक में दिया हुआ है इरेशनल नंबर का केस, वो हम तुमको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ दिस इन द फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड दिस इज इन द सो, है ना। चलो बताओ जल्दी। x की वैल्यू ले लो 1.99999 एंड सो ऑन। अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19.99999 सो ऑन। माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9x, है ना। याद रखना 2 में से 1 को माइनस कर रहा है, ठीक है। तो 9x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/2। x की वैल्यू 2, अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमको पता है 0 पॉइंट, मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है वैसे, 0.999999, इसको एक बार कन्वर्ट करो तो फ्रैक्शन में, जल्दी से, ज्यादा टाइम मत लो, करो। सर 1 आएगा। 9/9 आएगा 1। हाँ अगर तुम इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x इक्वल टू 9.999999 एंड सो ऑन, तो क्या हो जाएगा, माइनस कर दो,
याद रखना जब भी माइनस कर रहा हूं तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को कर रहा हूं, यानी कि माइनस में लिख देना। तो ये कितना हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू तुम देख रहे हो 9/9 अप्रोक्सीमेटली 1 आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज why 0.9999 का बार is equal to 1। दिस इज द क्वेश्चन why, है ना। और ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में एज इट इज पूछा है, ठीक है। तो रीजन तुम्हारे सामने है, और थोड़ा सा इसका डिटेल्ड वर्जन हमको तुम नेक्स्ट क्लास में बताना कि इसका थोड़ा सा हमको करके, वैसे सॉल्यूशन यही है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं थोड़ा तुम कि y 0.9999 इज इक्वल टू 1, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, कल तुम्हारा कौन सा, कल संडे, कल तुम्हारा साइंस क्लास होगा ना। अच्छा सुनो, एक बात और इम्पोर्टेंट, तुम लोग ना मैसेज पर ज्यादा रिलाई मत किया करो। तुम लोग के पास टाइम टेबल है ना, टाइम टेबल छाप लो अपने कॉपी में, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आना जाना करो। सबके पास टाइम टेबल होना चाहिए, अपना टाइम टेबल बना लो। अगर टाइम टेबल में कुछ चेंज होगा तो मैसेज आएगा, जरूरी नहीं है कि तुम लोग मैसेज का वेट करो, मैसेज नहीं आ रहा तो क्लास नहीं होगा, नहीं नहीं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते रहो, है कि नहीं। बेकार तुम लोग बच्चे थोड़ी हो, आदत डालो अपने आप को उसमें, ठीक है। और सभी लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट करके हमको भेजेंगे 2 दिन के अंदर। जितना भी समझ में आ रहा करो, जिन लोगों का थोड़ा बहुत छूट गया है उसको दोबारा कर लेंगे, उससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 1 तुम्हारे पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है या आरएस अग्रवाल बुक है, जो भी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करके हमको बताओ, ठीक है, जल्दी से। और कल हम लोग जब मिलेंगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी और करने हैं। याद रखना इसमें 100 स्लाइड्स है, अभी तक हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी 50 करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भर भर के है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, रूट वाले ये सब क्वेश्चन। तो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय सर। बाय बाय।